Okay, so we were doing chapter 2, acids, bases, and salts. I told you about some of the properties, the chemical nature of acids, etc. I told you that acid solution conduct electricity because of movement of ions. कैसे हम प्रूव कर सकते हैं एक्टिविटी से, ये भी मैंने आपको बता दिया था. लास्ट नोट क्या लिखा था हमने? What was the last note जो हम लिख रहे थे? acid plus water gives out heat. हाँ, अच्छा ठीक है, हमने डाइल्यूशन का भी बता दिया था कि while dilution we always add acid to the water and not water to the acid because the reaction between acid and water is highly exothermic. I told you that we always add acid to the water and not water to the acid because the reaction between acid and water is highly exothermic. अगर हम बहुत सारा एसिड लेंगे, उसमें धीरे धीरे वाटर डालेंगे तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट हीट प्रोड्यूस विल कॉज द एसिड टू स्प्लैश आउट, जिसकी वजह से एसिड उछलकर बाहर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स नहीं बताया ना अभी मैंने? नो मैम. टाइप्स ऑफ एसिड्स. एक तो ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स हैं ये, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, एसिड्स की just a second. अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया जाए, पिछला ही डिस्कस करें. Okay. So acids are of two types, strong acids and weak acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई सब्सटेंस वाटर में जाता है, एसिड लाइक सब्सटेंस हमने पढ़ा था, वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट, यानी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में जिनसे मिलकर वो एसिड बना था, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. बट दैट डिसोसिएशन कैन बी कंप्लीट और दैट डिसोसिएशन कैन बी इनकम्प्लीट. इसका मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैंने HCl को वाटर में डाला, as soon as I add HCl to water, suppose there are 10 molecules of water, immediately after dissolving HCl in water, all the molecules will come in this form, H plus and Cl minus. मैंने HCl लिया, जैसे ही मैंने पानी में डाला, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, किसमें? आयंस में. अब कोई भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म तो है ही नहीं, इसको बोलते हैं डिसोसिएटेड फॉर्म, यानी ब्रेक होने के बाद, और इसको बोलते हैं अनडिसोसिएटेड फॉर्म. तो अगर मैंने HCl को वाटर में डाला, as soon as I dissolve HCl in water, what happens? All the molecules split up to give H plus and Cl minus ions. No molecule is present in this form. Undissociated form में एक भी molecule present नहीं है. All the molecules are present in the dissociated form. सारे के सारे molecules
डिसोसिएटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड दिस काइंड ऑफ डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज कंप्लीट डिसोसिएशन। तो हम बोलेंगे कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब immediately give all the H plus and Cl minus ions. After that, there will be no molecule which is present in this form. All the molecules will be present in this form only. But if I take acetic acid and suppose there are 10 molecules of acetic acid, when I dissolve it in water, it dissociate into ions, you can say slowly, और वो भी एक साथ नहीं। मान लो पहले 2-3 मॉलिक्यूल सिर्फ ब्रेक हुए इस फॉर्म में, बाकी 7 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है, 3 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है, फिर चलो 1-2 और हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, 6 हो गए, फिर उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स वापस इसमें चले जाते हैं। ये आयंस वापस कंबाइन होकर ये भी बनाते हैं। ये एरो देख रहे हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए इनटू देयर आयंस, बट साइमल्टेनियसली some of the ions combine together again to form a complete molecule. So this process goes on. Dissociation, undissociation, dissociation, undissociation, dissociation, combination, dissociation, combination. ये चलता रहता है। तो एक ही टाइम पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते। यू कैन से दैट दिस इज पार्शियल डिसोसिएशन। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब अगर आउट ऑफ 10 6 मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएट हो भी गए तो 2 मॉलिक्यूल्स वापस कंबाइन होकर ये बना लेंगे, फिर कुछ 3 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए तो 2 मॉलिक्यूल्स वापस कंबाइन हो जाएंगे। तो मतलब ये डिसोसिएट होना, कंबाइन होना, डिसोसिएट होना, कंबाइन होना चलता रहेगा। तो यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सॉल्यूशन में ये भी होंगे, कंप्लीट फॉर्म भी होगी और ये भी होंगी। अब अगर कंप्लीट फॉर्म भी होगी, ये फॉर्म भी होगी, तो नंबर ऑफ आयंस तो कम होंगे ना कंपैरेटिव टू दिस, क्योंकि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स इमीडिएटली ब्रेक हो गए। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स इमीडिएटली, सारे तो कभी हो ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं, है ना। तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव बीन डिसोसिएटेड, बट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिसोसिएटेड, दे आर प्रेजेंट इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म। वी कैन से that there is an equilibrium. Equilibrium क्या होता है? Balance. Forward, backward, forward, backward, forward, backward. This is equilibrium. Forward भी जा रहा है, backward भी जा रहा है। तो there is an equilibrium between undissociated form, dissociated form, undissociated form, dissociated form. कुछ molecules dissociate हो रहे हैं, जो dissociate हो गए थे वो वापस combine हो रहे हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, जो डिसोसिएट हो गए थे वो वापस कंबाइन हो रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, डिसोसिएशन एंड कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ H plus ions present here are in the lesser amount, इसलिए वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। आज तो मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर दूंगी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग लेट ज्वाइन करोगे देन इट विल बी टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल नॉट रिपीट द टॉपिक। Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, can you give ma'am another example for weak acids? बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, Okay, ma'am. डोंट वरी अबाउट दैट। हम टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ रहे हैं, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इससे पहले हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पिछला ही रिवाइज किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब ऐसे एसिड्स को मैं जब वाटर में डालती हूँ तो जैसे ही मैं वाटर में डालती हूँ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर देयर विल बी नो दिस फॉर्म। ये HCl तो होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? H plus एंड Cl minus आयंस, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक साथ इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाएंगे
as soon as I dissolve them in water. But in case of weak acids, what happens when I dissolve them in water? Some of the molecules dissociate, but some of the ions that have been dissociated combine together to again form this. फिर कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, पर कुछ जो पहले डिसोसिएट हो गए थे वो वापस अनडिसोसिएट हो गए. तो मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रहा है, डिसोसिएशन कॉम्बिनेशन दोनों चल रहा है. मिक्सचर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और आयंस भी प्रेजेंट होंगे, सिर्फ आयंस नहीं होंगे, ये भी होंगे. तो यानी वीक एसिड एक टाइम पर कम नंबर ऑफ H+ आयंस देते हैं क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी इसी फॉर्म में है, यानी डिसोसिएट नहीं हो पाए. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. as soon as I dissolve them in water, all the molecules just dissociate immediately. Okay, is it clear now to everyone? So acids which dissociate completely when dissolved in water. ऐसे एसिड्स जो वाटर में डालने के बाद completely dissociate हो जाते हैं उसको बोलते हैं strong acids. And acids which dissociate partially which dissociate partially when dissolved in water are called weak acids. अब ये completely dissociate हो रहे हैं तो ज्यादा आयंस देंगे, तो ज्यादा रिएक्टिव भी होंगे. So we can say that they are strong acids. क्या होते हैं? Strong तो है ये. I'm sorry. They are more reactive. ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. They are more reactive. But since they dissociate partially, तो ये कम H+ आयंस देंगे, इसलिए they are less reactive. ये comparatively less reactive होते हैं. In the last few classes, I tell you that the solutions of acids conduct electricity. कोई भी ऐसे solutions जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. These are called as electrolytes. Those solutions which conduct electricity are called as electrolytes. उनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स. अंश तुम साथ साथ क्या करते हो, नोट कर रहे हो? पहले फोकस सुनने पर दो बेटा, ठीक है? पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखना. ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग. जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या कहते हैं उनको? इलेक्ट्रोलाइट्स. जो ज्यादा H+ आयंस देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जो कम H+ आयंस देंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है? They are strong electrolytes and they are weak electrolytes. ठीक है? नोट करो, फिर एग्जाम्पल बताती हूँ. ठीक है अंश, कोई बात नहीं.
बिल्कुल इस संडे टेस्ट होगा। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर हमारा फ्राइडे तक जितना भी हो जाएगा उसका टेस्ट होगा संडे। नोट कर लिया? Yes, ma'am. I will rub this. Strong acids के examples. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. These are strong acids. And जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो वीक एसिड्स ही होते हैं. एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मिथेनोइक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है. These are all weak acids. These are strong acids. कोई रह तो नहीं गया ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. ज्यादातर मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड मिनरल एसिड्स है बट दे आर वीक. ठीक है. भवे नोट कर रहे हो साथ साथ? I will rub this. अब हम आ जाते हैं बेसिस पर. एसिड्स हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं बेसिस पर. बेसिस का केमिकल नेचर पहले समझ लेते हैं. केमिकल नेचर ऑफ बेस. बेस उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस दें. अच्छा, इससे पहले एक सेकेंड. HCl, मैं वापस एसिड पर आ रही हूँ, एक छोटी सी चीज बतानी है. HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे ब्रेक होगा? H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में, राइट? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, HCl प्लस वाटर गिव्स. अब देखो क्या होगा, ये H प्लस ना वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? H3O प्लस. एक ही बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. दिस इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन. ये है हाइड्रोजन आयन, ये है हाइड्रोनियम आयन. एसिड्स H प्लस आयंस दें या H3O प्लस आयंस दें, एक ही बात है. क्यों? क्योंकि एसिड्स H प्लस आयंस में डिसोसिएट कब होते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये H प्लस आयंस ही वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? H3O प्लस आयंस. तो हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस.
चाहे ऐसे लिखा हो कि HCl in presence of water give H plus and Cl minus, चाहे HCl plus water gives H3O plus plus Cl minus, one and the same thing बेटा, एक ही बात है, क्योंकि ये H plus आयंस भी तो वाटर की प्रेजेंस में आ रहे हैं और यही वाटर H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो कहीं लिखा हो कि एसिड्स हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, एक ही बात, एसिड्स H प्लस आयंस दे रहे हैं, एक ही बात है, H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस, एक ही बात है। सॉरी, यस मैम जो आपने दोनों इक्वेशंस लिखी है वो सेम है? हाँ, बस तरीका अलग है, सेम इन द सेंस की मीनिंग सेम। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी एसिड एक नोट करके लिखेंगे, एसिड्स डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टीज इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे आगे हम लिटमस टेस्ट वगैरह देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे। तो अगर मेरे पास ड्राई HCl गैस है, कहीं पे कोई मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, तो HCl अपनी एसिड्स वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा। टू शो द प्रॉपर्टीज it must have water. It can show its properties only in presence of water. So acids don't show their properties in absence of water. वाटर की एब्सेंस में एसिड्स अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। दिस इज फॉर द आर्हीनियस एसिड्स, जिन एसिड्स की हम बात कर रहे हैं कि जो एसिड्स वाटर में डालने के बाद H प्लस आयंस देते हैं, हम उन एसिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. नोट करेंगे। ऋषभ नोट करो, साथ साथ समझो। रघुन, इज इट क्लियर? वासुदेव? Yes, ma'am. Yes. उदयन, वीर, निश्चय, प्रथम आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक आपने पिछली 2-3 क्लासेस अटेंड नहीं करी। एक्चुअली वो आगे क्वेश्चन आएगा भविष्य, तब तक मैं इंडिकेटर पढ़ा चुकी होंगी, इसलिए मैंने आपको, तो आगे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो प्रथम, नहीं तो बीच में से फिर समझ नहीं आएगा। Arzu, I will discuss this after the class. Okay? मैम Yes. मैम जो मैंने कल डाउट पूछा था आपने वो इसका आंसर देख लिया था? नहीं, अभी नहीं। ओके। Now, after that, we start with base. Bases के लिए हम पहले क्या देखेंगे? Chemical nature of base. Chemically, हम base उस सब्सटेंस को बोलते हैं, वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस दे। जैसे एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस देते हैं, बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस देते हैं। सब्सटेंसेस which dissociate to give OH minus ions when dissolved in water. वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस। बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डालने के बाद ब्रेक हो जाते हैं टू गिव OH माइनस आयंस। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस:
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice, magnesium hydroxide MgOH whole twice, ammonium hydroxide. These are all the examples of bases NH4OH. तो ये सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या है? बेस हैं, ठीक है। हाँ, बेसेस भी अपनी प्रॉपर्टीज वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। बेटा किसी भी तरह का नहीं, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए ना तो हाथ जल जाता है सामने। ठीक है, तो बेसेस आर द सब्सटेंसेस। जैसे देखो NaOH, भविष्य बताओ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे ब्रेक होगा? अनम्यूट करके इमीडिएटली बोलो। Na+OH-। आदित्य टुटेजा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे ब्रेक होगा? आदित्य टुटेजा अनम्यूट करके इमीडिएटली बोलो। मैम OH माइन। कैल्शियम आयंस Ca, पूरा बोलो ना बेटा, Ca2+ आयंस प्लस 2OH- आयंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे ब्रेक होगा? नितिन Mg2+, बोलो, प्लस हम 2OH माइन। OH- आयंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा? NH4+ आयंस प्लस OH- आयंस। दीक्षांत तो कर रहा है, भव्य और क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वासुदेव, राशिका, ईशा, निश्चय, गिव योर रिप्लाईज। वीर, पार्थ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा? बोलो, आप सब बोलो। मैम कैसे K break plus मैम OH। K plus and OH minus। K+ and OH-। बस ये ध्यान रखना, देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, ये जो नंबर है ये 2 ये शो कर रहा है कि 2 OH- आयंस है इसमें, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 OH- आयंस है, क्योंकि Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद OH- आयंस देते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिस। कुछ स्पेशल बेसिस होते हैं, उन स्पेशल बेसिस को बोला जाता है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? द बेसिस विच आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। वो बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली। Alkalis are those bases which are highly soluble, completely soluble in water. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide base तो है ही है, बट ये ऐसे स्पेशल बेस हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल है। ऐसे बेसिस जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली।
ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर alkali. बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिरता है तो इतना हार्म तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ी बर्निंग, हल्की सी सेंसेशन या गरम गरम लगता है बस. प्रगुल, बेसिस से एसिड जैसा हार्म तो नहीं होता. एल्किलाइन सब्सटेंसेस वैसे बेसिक सब्सटेंसेस Okay, को ही बोल देते हैं जय. तो यहाँ पर भी हम नोट करके लिखेंगे. ये सारा नोट कर लिया सबने? No, no. करो. no ma'am. बच्चे वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना एसिड की, और वैसे भी वो भी एक तरह के एसिड सॉल्यूशन होते हैं, उनको भी हम वाटर में मिक्स करके एसिड्स का सॉल्यूशन बनाते हैं. सान्या, ठीक है, और वैसे भी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. हम बात इंडिकेटर की कर रहे हैं. अगर हम जैसे आगे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे ना, तो अगर हम किसी ड्राई एसिड को ड्राई लिटमस पेपर से ट्रीट करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा. All bases are not soluble, not completely soluble in water. तो हम यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे, all alkalis are bases. सारे alkali bases हैं, but all bases are not alkali. देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब बेस है. एल्कली कौन से हैं? ये एल्कली है, ये एल्कली है. ये एल्कली है तो बेस भी है, ये एल्कली भी है और बेस भी है. तो सारे, अगर कोई एल्कली है तो एल्कली मतलब वो बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है. तो अगर कोई एल्कली है, अगर कोई एल्कली है तो बेस तो होगा ही, है ना. अगर कोई एल्कली है तो बेस तो होगा ही, बट ये बेसिस तो हैं, बट दे आर नॉट एल्कलीज. दे आर बेसिस बट दे आर नॉट एल्कली, बट वो एल्कली नहीं है. तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. फॉर एग्जाम्पल, calcium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide are bases, but they are not alkali. लेकिन वो alkali नहीं है. But if we take the example of alkali, but sodium hydroxide and potassium hydroxide are alkali, alkali है, and they are base also, bases also, base भी है और alkali भी है. समझ में आई? अगर कोई alkali है तो मतलब वो एक ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल. थोड़े बहुत सॉल्यूबल तो सारे ही होते हैं, बट कंप्लीटली सॉल्यूबल है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता. ठीक है, बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये बेस तो है बट ये एल्कली नहीं है क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है. सो वी कैन से दैट ऑल एल्कली, अगर एल्कली है तो बेस होगा, बट अगर बेस है तो जरूरी नहीं है कि वो एल्कली हो. ठीक है. नो, यू कांट आइडेंटिफाई. अगेन इट्स अ फिजिकल मेथड कि आप डिसॉल्व करके देखोगे कि जो कंप्लीटली, हाँ, ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एल्कली, मींस दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल. यस, एल्कली के ये दो एग्जांपल्स. सोप इज नॉट एल्कली, सोप इज एन एल्केलाइन सॉल्यूशन. आगे आगे हम पढ़ेंगे. जो किसी, अगर हम बेस को वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसको उसी टर्म से एल्कली से बन गया एल्केलाइन सॉल्यूशन. तो सोप में भी बेस होते हैं. तो सोप को वाटर में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया, सोप सॉल्यूशन, दैट इज एल्केलाइन इन नेचर, क्योंकि वो वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है और वो बेसिस का सॉल्यूशन है, तो इसलिए उसको एल्केलाइन कह देते हैं. कई बार हम बेसिस के लिए भी ऐसी टर्म यूज करते हैं, दैट एल्केलाइन इन नेचर. ठीक है ना. बट एक्चुअल डेफिनेशन एल्कली की वो है जो बेसिस कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर. ठीक है, नोट करेंगे. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड लिखा था, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. नोट करो ये. I will rub this. Bases are also of two types, strong base, weak base. बिल्कुल डिसोसिएशन का मेथड भी सेम ही रहेगा, डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी. जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे वो क्या होंगे, वीक बेस. ठीक है ना. जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे दे विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएंगे वो क्या होंगे, वीक बेस. ओके. So bases which dissociate completely when dissolved in water, वो बेसिस, सॉरी, हाँ, वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस. एंड bases which dissociate partially when dissolved in water, वो bases जो partially dissociate होते हैं उनको क्या कहते हैं, weak bases. वो bases जो completely dissociate हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, strong base. Strong base, they are more reactive, ज्यादा आयंस देंगे इसलिए ये क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव. ये कम आयंस देंगे, therefore they are less reactive. then ये ज्यादा आयंस देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, therefore they are strong electrolyte. बिल्कुल सेम,
ये कम आयंस देंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, therefore they are weak electrolytes. ठीक है ना? अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू वाटर, यानी जैसे ही मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे इनटू दिस फॉर्म। एक भी मॉलिक्यूल इस फॉर्म में नहीं रहेगा, सारे मॉलिक्यूल्स, एरो एक ही तरफ है, इससे ये बन जाएगा, इमीडिएटली ये बन जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ वीक बेस, इसको जब मैंने वाटर में डाला तो डिसोसिएशन कॉम्बिनेशन दोनों चलता रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर आयंस में ब्रेक होंगे और कुछ आयंस जो ब्रेक हो चुके हैं वो वापस कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हैं weak bases के examples. There is a dissociation as well as undissociated form. Undissociated form भी है, dissociated form भी है। हाँ, डिफरेंट बिल्कुल वही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला ही। नहीं नहीं, डिसॉल्व वाली प्रॉपर्टी नहीं, डिसॉल्व तो होते ही हैं, सिर्फ पार्शियल होते हैं, वो नहीं लिखना। नहीं, फिजिकल मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन बेसिस की हम आगे पढ़ेंगे। एक सोपी सा टच होता है, ऐसे स्टिकी सा, स्लिपरी सा टच होता है बेसिस का, टच करने पे ना ऐसे स्लिपरी से लगते हैं, स्टिकी से। ठीक है, नोट करेंगे। I will rub this. वो बेसेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली मतलब उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएट है, तो मतलब दोनों है, मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में भी प्रेजेंट है और इस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। एक टाइम पर कुछ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में है और कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस की फॉर्म में है, यानी डिसोसिएटेड फॉर्म में है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में सारे ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा आयंस होंगे, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें कम आयंस है इसलिए ये कम रिएक्टिव है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आ जाते हैं हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज पर, जैसे हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एसिड्स की प्रॉपर्टीज लिखी थी। एसिड्स में हमने लिखा था दे आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड सॉर होते हैं
बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में. बेसिस हैव अ सोपी टच. सोपी सा टच होता है, जैसे सोप को हाथ लगाओ तो ऐसे नहीं होता था, ऐसा सोपी सा टच होता है बेसिस का. देन देखो, बेसिस भी तो चाहे पार्शियली चाहे जैसे मर्जी आयंस में तो ब्रेक हो रहे हैं ना. OH माइनस आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, है ना, हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस एंड OH माइनस आयंस में. तो बेसिस भी तो आयंस में ब्रेक होते हैं, यानी इनमें भी आयंस होते हैं, यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बेसिस भी थोड़े से कोरोसिव होते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जैसे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा कोरोसिव होते हैं. देन किसी भी बेस को अगर हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. यही प्रॉपर्टी तो हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी ना. यस मैम. एसिड भी तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं. सिमिलरली बेस जैसे मैंने लिया NaOH, लेकिन इसमें ना सॉल्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. मेटल ले लिया जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. जैसे हम नॉर्मल सॉल्ट तो क्रिस क्रॉस करके बनाते थे ना, यस मैम. इनको हम क्रिस क्रॉस करके नहीं बना सकते. देखो चार्ज मैंने उसमें भी बताया था, जैसे MgCl2 है, MgCl2 में Mg पर चार्ज है +2, एक Cl पर चार्ज होता है -1. यहाँ कितने Cl हैं, दो Cl पर हो गया -2, +2 न्यूट्रल. सिमिलरली देखो Na पर कितना चार्ज होता है +1, यस मैम. Na कितने हैं, 2, तो कितना चार्ज हो गया +2. जिंक पर कितना चार्ज होता है +2. ऑक्साइड पर होता है -2. कितने ऑक्साइड जुड़े हुए हैं, 2, 2 इंटू -2, ये +4 -4 हो गया ना न्यूट्रल. है ये भी न्यूट्रल, लेकिन बस हम इसको क्रिस क्रॉस करके नहीं बना सकते. मैंने बताया था ये सिंपल सॉल्ट्स हैं. फंडा तो यही होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है ना. लेकिन इसके लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी थी कि आप क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला डायरेक्टली बना सकते हो. फंडा तो यही है इसमें भी कि एक Mg2 प्लस के साथ 2 Cl माइनस आयंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक Cl पर -1 चार्ज होता है. बट यहाँ पर फंडा यहाँ भी वही है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज ईच अदर. बट इसके लिए ट्रिक नहीं है क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बना. एक दो ही है, सिर्फ एक दो ही है. जैसे NaOH प्लस Al gives NaAlO2 plus H2. Its name is sodium aluminate. का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट. Na पर +1, Al पर +3, O पर एक O पर -2 होता है, 2 O पर हो गया -4, +4 -4 न्यूट्रलाइज ईच अदर, है ना. सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक gives Na2ZnO2 plus H2. Sodium hydroxide plus aluminium gives NaAlO2 plus H2. तो मतलब any base plus metal gives corresponding metal salt plus hydrogen gas. ठीक है ना.
I will rub this. नहीं नहीं, एसिड जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। नो, ऑयल इज नॉट बेस। प्रकुन ऐसा क्यों पूछा? कब पढ़ा आपने बेसिस आर न्यूट्रल? सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। कहाँ पढ़ा बेसिस आर न्यूट्रल? जय, एसिड्स का अपना नेचर है, बेसिस का अपना नेचर है। हाँ, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। अरे भाई, ऑयल का जो स्लिपरी नेचर है वो सोपी जैसा थोड़ी होता है, सोप जैसा थोड़ी होता है। ये थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी स्लिपरी चीज देखोगे तो आप सोचोगे कि बेस है वो। आपको सारी प्रॉपर्टीज इन जनरल रखनी है ना बेटा। तो बेसिस मेटल के साथ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हमने एसिड में भी पढ़ी थी। एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। MgOH whole twice plus H2SO4। भव्य, वीर, निश्चय, वासुदेव, इसका आंसर दो। उदयन, प्रथम, इसका आंसर दो। जिनका मैंने नेम लिया, अगर मुझे इस बात पर आपका आंसर नहीं आता, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। प्रथम, भव्य, पाठ, वीर, निश्चय, उदयन, इसका आंसर दो मुझे फटाफट से। हाँ, करो, सॉल्व करो। यस, तनिषा ठीक है, आरजू ठीक है, आदित्य टुटेजा ठीक है। बेटा, वीक एसिड जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें तो हमने देखा है ना, कर्ड में एसिड होता है, जूस में एसिड होते हैं, टोमेटो में एसिड्स होते हैं। इन सब में तो हमने क्यों नहीं ऑब्जर्व किया दैट दे आर सॉर इन टेस्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टेस्ट नहीं करते, बट बहुत सारे एसिड्स तो हमारे एडिबल सब्सटेंसेस में है जिनको हम खाते हैं। ठीक है तीशा, नितिन ठीक है, दीक्षांत ठीक है। अभी तक भव्य का आंसर नहीं आया है। I want to ask you, यस, मैम स्टमक भी एसिड होते हैं? क्या? स्टमक में एसिड होते हैं? स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है।
स्टमक की वॉल्स में HCl प्रोड्यूस होता है, ये मैंने आपको लाइव प्रोसेसेस में बताया था। वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम उस पर वर्क कर सकते। प्रथम आंसर नहीं आया, क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2O। तो कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। बेस ले लिया NaOH, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, कार्बन नॉन मेटल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट? कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस को जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बैलेंस करते रहना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट करा तो पोटेशियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो फिर से वही बात आ गई, बेस बेस, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर। एसिड की जगह क्या आ गया? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो इससे क्या पता चलता है? दैट नॉन मेटल oxides are acidic in nature। बेसिस एसिड के साथ भी सॉल्ट और वाटर देते हैं। बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या देते हैं नितिन? सॉल्ट प्लस वाटर। बेस एसिड के साथ सॉल्ट वाटर देता है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट और वाटर देता है। इसका मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। इट मींस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कि नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। कौन से? ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, हाँ इनको कर सकते हैं बिल्कुल। अब हम लिखेंगे एसिड्स एंड बेस में डिफरेंस। ऑल ऑफ यू बी रेडी, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ लूंगी। आई विल रब दिस। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्टिंग फ्रॉम तनुष। तनुष रेडी? तनुष नेवर रेडी, और फिर इतनी एक्सप्लेनेशन देता है फिर बाद में मैसेजेस पे, मैम ये मैम वो। तनुष अनम्यूट करके बोलो। कोई भी एक डिफरेंस बताओ एसिड्स और बेस में, कोई भी एक एक प्रॉपर्टी बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स एंड बेसिस की। तनुष अनम्यूट करके बोलो फटाफट से। वी कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग ना। बोलो तनुष। हाँ, इससे पहले कितना उन्होंने दे दिया बाकियों ने। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिल्कुल ठीक। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट,
bases are bitter in taste. एक्चुअली जरूरी नहीं है कि डिफरेंस ही है ना, मैं कोई भी प्रॉपर्टीज लिखवा दूंगी, इससे आपको याद करना इजी हो जाएगा, है ना, सारे ही लिखने से। ये क्या होते हैं? दे डिसोसिएट इनटू H plus ions when dissolved in water. इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H plus ions देते हैं। They dissociate into OH minus ions when dissolved in water. अब चाहे H plus ions दे, चाहे OH minus ions दे, ions तो दे रहे हैं ना दोनों ही, तो इसलिए एसिड्स के सॉल्यूशन भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस के सॉल्यूशन भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फिर एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेसिस में बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर एसिड्स की हमने लेकिन मेटल कार्बोनेट के साथ भी पढ़ी थी, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट के साथ क्या मिलता है? अंश जल्दी बोलो, अंश, आदित्य, नितिन, फटाफट बोलो। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स प्रगुण, अनम्यूट करके देखते हैं कौन फटाफट बोलता है, जल्दी, इतना टाइम लगाना नहीं है, फिर नहीं मजा आता, फटाफट। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। टीशा, आरजू, वेरी गुड। क्या मिलता है? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है। फिर एसिड प्लस हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। हो गई ना सारी रिएक्शंस रिवाइज, कवर हो गई ना? कुछ बच गया? याद दिला सकते हो आप लोग मुझे कि मैम आपने ये पॉइंट नहीं लिखा? मैम दे आर कोरोसिव। हाँ, वो दोनों ही ऑलमोस्ट कोरोसिव होते हैं, बिल्कुल। पर हाँ हिमानी, योर पॉइंट इज ठीक, बट योर पॉइंट इज करेक्ट, बट हम यहाँ पर एसिड्स और बेस के बीच में डिफरेंस लिख रहे हैं। दे आर कोरोसिव, दे आर कोरोसिव, ये तो खास पॉइंट लिखने की जरूरत है, मेन तो यही है ना सारा, तो सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाए। हाँ, मेटल सॉल्ट, सॉल्ट बेटा हमेशा मेटल, और मेटल मतलब केटायनिक पार्ट और बाकी का एनायनिक पार्ट, तो हमेशा ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा ही केटायन और एनायन से ही, तो उसमें मेटल पार्ट होगा ही। नहीं नहीं जय, हमें इतना नहीं डराना, बोथ आर सीवियरली डेंजरस नहीं लिख सकते हम, जरूरी नहीं है। नॉट ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस आर डेंजरस। हाँ, तनुष का लास्ट में एक पॉइंट आया बस, लिख लिया ये सबने?
I will rub this. अब क्योंकि हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ सकते हैं अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, जैसे आप लोग बार बार पूछे थे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता लगाने के हेल्प करता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एसिड, दिस इज बेस। कुछ आगे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो तो ये भी बताता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो वो सब्सटेंसेस जो हमारे को इंडिकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं whether the given substance is acidic or the basic are called as indicators. एक तो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज की हेल्प से बताते हैं, एंड कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज की हेल्प से बताते हैं। नॉर्मल जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स देते हैं। उन कलर्स की हेल्प से हम बता सकते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हिच गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड इन बेसिक मीडियम, जो अलग अलग स्मेल देते हैं इन एसिडिक एंड इन द बेसिक मीडियम। ठीक है ना? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर? तो अब देखते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्लांट्स या एनिमल एक्सट्रैक्ट में से ऑब्टेन होते हैं, और ये हमारे को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई, ये हमारे को हेल्प करते हैं ये बताने में कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। कैसे? इसमें पहला एग्जांपल है हमारे पास टर्मरिक solution. First example is turmeric solution. Turmeric solution neutrally येलो कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में भी ये येलो कलर का ही रहता है, बट बेसिक मीडियम में डालते ही टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन पिंकिश सा कलर हो जाता है बेसिक मीडियम में डालते। आप इसको घर में टेस्ट कर सकते हो। आप एक हल्दी का शॉट बनाओ, एक छोटे से ग्लास में इतना सा वाटर लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी टर्मरिक डाल के सोल्यूशन बना, बिल्कुल जरा सी डालो, ठीक है। अब उसमें एक सोप सोल्यूशन बनाओ, वो उसमें डाल दो, तो येलो कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सोप में बेस होते हैं, ठीक है। लेकिन लेमन जूस डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, बट आप सोप सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑलमोस्ट टू रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो आप ये घर पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लिटमस सॉल्यूशन। वैसे तो हम लिटमस सॉल्यूशन को एज सच यूज नहीं करते, अभी बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन ना लाइचन प्लांट से ऑब्टेन होता है, लाइचन से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइचन, एंड ये वॉयलेट कलर का, न्यूट्रली इट इज ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर का होता है न्यूट्रली। एसिडिक मीडियम में इट्स कलर इज रेड, एंड इन बेसिक मीडियम इट्स कलर इज ब्लू। एसिडिक मीडियम में इट्स कलर इज रेड, बेसिक मीडियम में इट्स कलर इज ब्लू। लेकिन हम क्या करते हैं, इस लिटमस से ना लिटमस पेपर बना लेते हैं। इस लिटमस से हम जनरली क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर। हमारे केमिस्ट्री लैब में 2 तरह के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर
and red litmus पेपर। हमारी केमिस्ट्री लैब में एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब देखो पता ही चल रहा है, ब्लू लिटमस पेपर न्यूट्रली किस कलर का होगा? ब्लू। ऐसे याद रख लेना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर, कोई भी लिटमस बेस में क्या रहता है? ब्लू। तो ब्लू लिटमस पेपर बेस में भी क्या रहेगा? ब्लू। एसिड में डालते ही इसका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा रेड। सिमिलरली रेड लिटमस पेपर न्यूट्रली रेड कलर का होता है, बेस एसिडिक मीडियम में डालकर भी इसका कलर रेड ही रहता है। बेस में डालने पर इसका कलर रेड से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो हम नॉर्मली इसको किस केमिकल फॉर्म में यूज करते हैं? हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है ना? नोट करेंगे फटाफट से। मैम यस, मैम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अलग होते हैं? olfactory indicators ना अलग स्मेल देते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अभी करना है, हम करेंगे। I will wrap this. कर लिया नोट? I will wrap this. अच्छा, इसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर ही है। लिटमस सोल्यूशन हो गया, आपका टर्मरिक हो गया। इसके अलावा एक और नेचुरल इंडिकेटर है आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ये न्यूट्रली वॉयलेट कलर का होता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो न्यूट्रली वॉयलेट कलर का होता है ओरिजिनली, ठीक है। एंड इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड and in basic medium it turns green. Acidic medium में इसका कलर रेड हो जाता है एंड बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल जो है वो आपकी स्मेल बोल रही हूँ, कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, these are natural indicators. Now we have synthetic indicators. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको लैब्स में या इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। These are some chemicals which are prepared in the labs or industries
दो तरीके के सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। पहला है फिनोल्फ्थलीन, इसकी स्पेलिंग देख लेना ध्यान से, इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन न्यूट्रली कलरलेस होता है, न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है, बट इन द बेसिक मीडियम इट्स कलर चेंज टू पिंक। बेसिक मीडियम में इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। द अनदर सिंथेटिक इंडिकेटर वी हैव इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रली, जैसा कि नेम है इसका, न्यूट्रली इसका कलर क्या होता है मिथाइल ऑरेंज का, ऑरेंज, एंड इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड and in basic medium it turns yellow. न्यूट्रली ऑरेंज कलर का, एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में येलो। ये है मिथाइल ऑरेंज के कलर्स, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कलर, और इससे पहले हमने नेचुरल इंडिकेटर्स लिखे थे, ठीक है, क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, रेड कैबेज, टर्मरिक, लिटमस, these are all the indicators, but अभी मैंने फिनोफ्थलीन अभी मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं बताया है। जो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक एंड इन बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर्स देते हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल देते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस मैम। हाँ, बीटरूट एंड हिबिस्कस भी होता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बेटा, अगर हम ऐसे लिखने बैठे तो बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, हम एसिडिक और बेसिक मीडियम को एक ही कलर्ड पेपर से, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी वह विषय, कि अगर हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है या सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर है तो भी हम उससे सारे इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ, वॉशिंग पाउडर में भी बेस होता है, बट थोड़ा कम होता है बेस उसका। बेटा ये तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है ना, वो लिटमस की प्रॉपर्टी है कि वो बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का हो जाता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर हो जाता है, इसीलिए तो उसको एज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है प्रगुन। हमने इंडिकेटर में स्पेसिफिकली वही सब्सटेंस चूज किया जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर दे रहे हैं, ठीक है। आई विल शेयर द होमवर्क, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हाँ यू कैन से द सेकंड टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिर पढ़ेंगे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। Ma'am, I have a doubt. Can I ask? अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, but it is, ma'am, it is not from this concern. It is from the another You concern. can ask in the beginning in the next class. Okay, ma'am. Okay. Okay. I end this session for today.